सोचिए, पॉलिटिकल कैंपेन का तरीका अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। वो नारों, पोस्टरों और रैलियों का जमाना अब काफी पीछे छूट गया है। आज की लड़ाई तो डेटा की गहरी खदानों में लड़ी जाती है, जहां आप समझिए हर एक वोट सिर्फ एक नंबर है, हर एहसास एक पैटर्न है और हर चाल एक सोची समझी एल्गोरिदम। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नया चुनावी इंजन, ये मशीनरी दिखती कैसी है? वो कौन से नियम हैं जिन पर ये चलती है? और सबसे बड़ी बात, ये कैसे सिर्फ आंकड़ों के ढेर को एक पक्की जीत में बदल देती है? चलिए, आज हम इसी की परतें खोलते हैं। अच्छा, तो हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उसका एक कोड नेम है ब्रह्मास्त्र। और ये नाम सिर्फ इसकी ताकत नहीं बताता, बल्कि इसका मकसद भी साफ करता है। असल में ये एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसे जमीन की हकीकत को एक कहानी की शक्ल में पेश करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो आइए राजनीति की इस नई नियम पुस्तिका को जरा समझते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप समझिए पुराने तौर तरीकों से मीलों आगे है। तो ये ब्रह्मास्त्र आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी चुनाव क्षेत्र के हर छोटे बड़े पहलू को खंगालकर एक बहुत ही गहरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार करता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, ये सिर्फ नंबरों की लिस्ट नहीं देता। ये उन आंकड़ों को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह एक स्ट्रेटेजिक कहानी में बुन देता है। ऐसी कहानी जिससे जीत का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। ठीक है, तो अब जरा इस इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं। समझते हैं कि वो कौन से नियम, कौन से सिद्धांत हैं जो इसे इतना पावरफुल और सटीक बनाते हैं। देखिए, इसकी कामयाबी का राज छिपा है इसके कुछ बुनियादी उसूलों में। पहला, मैट्रिक्स यानी आंकड़ों को लेकर कोई नरमी नहीं, एकदम सख्त, लेकिन लोगों के साथ पूरी हमदर्दी और सम्मान। दूसरा उसूल, हमला सिस्टम पर करो, किसी इंसान पर नहीं, यानी समस्या की जड़ पर वार करो। एनालिसिस हमेशा निष्पक्ष होगा, सिर्फ जनता के हित में। और सबसे बड़ा मकसद, डेटा को जीत में बदलना। और ये एक लाइन इस सिस्टम की पूरी फिलॉसफी को समझा देती है कि इलेक्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये असल में बेहतर गवर्नेंस देने के लिए की जाने वाली एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग है। और ये सोच राजनीति के पूरे खेल को ही बदल कर रख देती है। चलिए, थ्योरी बहुत हुई, अब इन सिद्धांतों को जमीन पर काम करते हुए देखते हैं। हम एक केस स्टडी लेंगे बिहार की परसा विधानसभा सीट की। ये हमें बताएगी कि यह सिस्टम असल में कैसे काम करता है। तो ये है बिहार का परसा विधानसभा क्षेत्र। पॉलिटिकल भाषा में जिसे स्विंग सीट कहते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही सीट है। यानी एक ऐसी जगह जहां वोटरों का मूड कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। यहां की सियासी हवा का रुख समझना बेहद मुश्किल माना जाता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2015 में जीत का अंतर देखिए, करीब करीब 31%। 5 साल बाद 2020 में ये धड़ाम से गिरकर सिर्फ 11.6% पर आ गया और फिर 2025 में बढ़कर 14.6% हो गया। ये जो जबरदस्त उतार चढ़ाव है ना, ये साफ साफ दिखाता है कि परसा के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। अब बात करते हैं 2025 के चुनाव की। जीतने वाले कैंडिडेट को मिले 49.16% वोट। ये एक बहुत बड़ी निर्णायक जीत थी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। इस जीत के पीछे सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ नहीं थी। इस जीत का सीधा ताल्लुक इस नंबर से है, 126 करोड़ रुपए। ये क्या है? ये 2024 में आई बाढ़ से हुए नुकसान का एक अनुमान है। सोचिए, एक कुदरती आफत ने लोगों के गुस्से को कैसे सीधे सीधे वोट में बदल दिया। और बात यही खत्म नहीं होती। ये अगला आंकड़ा देखिए, ये एक और भी गहरी और ज्यादा तकलीफदेह समस्या की तरफ इशारा करता है। इस इलाके में 42.9% बच्चे कुपोषण की वजह से स्टंटिंग यानी बौनेपन का शिकार हैं। यही ब्रह्मास्त्र सिस्टम की खासियत है। वो सिर्फ चुनावी नंबर नहीं देखता, वो ऐसे सामाजिक आर्थिक मुद्दों को पकड़ता है जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और जो जमीन पर असल में मायने रखते हैं। अच्छा, अब जरा दोनों उम्मीदवारों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ थी डॉक्टर करिश्मा, बिल्कुल साफ छवि, MDS की मेडिकल डिग्री और ऊपर से पूर्व मुख्यमंत्री की पोती, यानी एक मजबूत राजनीतिक विरासत। और दूसरी तरफ कौन थे? मौजूदा विधायक छोटे लाल राय, जिन पर 2 क्रिमिनल केस चल रहे थे और जो पार्टी भी बदल चुके थे। मतलब डेटा बिल्कुल साफ साफ बता रहा था कि सही कैंडिडेट चुनना अपने आप में आधी जंग जीत लेने जैसा था। तो अभी तक हमने क्या हुआ और क्यों हुआ को समझा, लेकिन असली और सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इस सारी इंटेलिजेंस को, इस पूरी जानकारी को एक ठोस
काम करने वाली स्ट्रैटेजी में बदला कैसे गया। चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। इसकी पूरी रणनीति का आधार था चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके 4 चेहरे थे। पहला चेहरा था चुनावी, इसका मतलब था हर एक बूथ पर अपनी पकड़ मजबूत करना। दूसरा संगठनात्मक, यानी पार्टी के कैडर और कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकना। तीसरा नैरेटिव, यानी लोगों के बीच बातचीत का मुद्दा ही बदल दो, बाढ़ और हेल्थ केयर को सबसे बड़ा मुद्दा बना दो। और चौथा संसाधन, यानी पैसों का इंतजाम ऐसा हो कि जमीन पर काम कभी ना रुके। और इस चतुर्मुख सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं, बल्कि एक लंबी कई साल चलने वाली रणनीति बनाई गई, जिसके 4 अलग अलग फेज थे। यह सिर्फ एक चुनाव जीतने का जुगाड़ नहीं था, ये तो लंबे समय तक पार में बने रहने और सही मायने में गवर्न करने का पूरा ब्लूप्रिंट था। मिसाल के तौर पर पहले फेज के कुछ काम देखिए। विधानसभा के अंदर बाढ़ मैनेजमेंट पर 30 से ज्यादा टारगेटेड सवाल पूछो। दरियापुर ब्लॉक की हर एक बूथ कमेटी को भंग करके दोबारा बनाओ और कैंडिडेट की जो मेडिकल डिग्री है उसका फायदा उठाकर जगह जगह हेल्थ कैंप लगाओ। आप देख रहे हैं, हर बड़ी स्ट्रैटेजी को छोटे छोटे मेजरेबल कामों में तोड़ दिया गया था। तो आप समझिए, राजनीति को देखने का ये जो सिस्टमैटिक तरीका है, ये सिर्फ चुनाव जीतने की कलाबाजी नहीं है, ये उससे कहीं आगे और कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में गवर्नेंस की इंजीनियरिंग है। और सोर्स डॉक्यूमेंट की ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है कि असली काम तो चुनाव जीतने के ठीक बाद शुरू होता है, जब आपको कैंपेनिंग मोड से बाहर निकलकर बहुत सख्ती के साथ पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होता है, यानी अपनी पकड़ को संस्थागत रूप देना होता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब राजनीति इतनी कैलकुलेटेड, इतनी सटीक इंजीनियरिंग बन जाती है, तो इस डेटा, डेमोक्रेसी और पावर के खेल में एक आम नागरिक की जगह क्या है, वो कहाँ खड़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोज